स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दीपा डाकेज नीट बायोलॉजी। और आज के इस सेशन में हम लोग मेनली स्टार्ट कर रहे हैं लैंगिक प्रजनन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन की विभिन्न अवस्थाएं। विभिन्न अवस्थाएं जब हम स्टडी करना प्रारंभ करते हैं उसमें आप देखिए मुख्य रूप से लैंगिक प्रजनन को 3 मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। अग्र निषेचन प्रावस्था, निषेचन प्रावस्था एवं पश्च निषेचन प्रावस्था। आज के इस सेशन में हम मुख्य रूप से अग्र निषेचन प्रावस्था की युग्मक जनन की जो अवस्था है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, जब आप जीवों में प्रजनन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, लैंगिक प्रजनन क्या है हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं। लैंगिक प्रजनन प्रजनन का वह प्रकार है जिसमें युग्मक संलयन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। लैंगिक प्रजनन जब हम पढ़ते हैं तो यह मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में विभाजित है। ये 3 अवस्थाएं हैं। यहाँ पर पहली प्रावस्था होती है जिसे हम सामान्य रूप से कहते हैं अग्र निषेचन प्रावस्था। इस प्रक्रिया में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है और साथ ही साथ युग्मकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को भी हम अग्र निषेचन प्रावस्था में पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पे हम पढ़ते हैं निषेचन प्रावस्था, जिसमें आंतरिक अथवा बाह्य निषेचन के द्वारा मुख्य रूप से जाइगोट का निर्माण पाया जाता है। और निषेचन प्रावस्था के पश्चात पश्च निषेचन प्रावस्था। पश्च निषेचन प्रावस्था में आप मुख्य रूप से पढ़ते हैं द्विगुणित जाइगोट से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया कि किस प्रकार भ्रूण का निर्माण जीवों में पाया जाता है। तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से पढ़ेंगे। जब हम अग्र निषेचन प्रावस्था पढ़ते हैं, अग्र निषेचन प्रावस्था में मुख्य रूप से युग्मक जनन की प्रक्रिया तथा युग्मकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम डिस्कस करते हैं। निषेचन प्रावस्था में आंतरिक तथा बाह्य निषेचन भिन्न भिन्न जीवों में किस प्रकार पाया जाता है और किन परिस्थितियों में पाया जाता है। पश्च निषेचन प्रावस्था। पश्च निषेचन प्रावस्था में आप पढ़ते हैं भ्रूणीय परिवर्धन की प्रावस्था। तो यहाँ पर आप मुख्य रूप से भ्रूणीय परिवर्धन को देखते हैं और पौधों में किस किस प्रकार के पश्च निषेचन के परिणाम स्वरूप विभिन्न रूप होते हैं पौधों में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे युग्मक जनन की प्रक्रिया का। युग्मक जनन आप मुख्य रूप से याद रखिए, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को सामान्यतः युग्मक जनन कहा जाता है। तो ये आप सभी को, लगभग सभी बच्चों को क्लियर होगा। युग्मक जनन युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया के अंतर्गत देखिए, युग्मक हमेशा याद रखिए, ये जितने भी युग्मक बनेंगे सभी जीवों में, जंतुओं में, पौधों में, युग्मक आप याद रखिए सदैव अगुणित होते हैं। तो युग्मक अगुणित होंगे। निषेचन के पश्चात बनने वाला जाइगोट हमेशा द्विगुणित होता है, परंतु जो पैतृक पीढ़ी होती है वो पैतृक पीढ़ी आप याद रखिए अगुणित अथवा द्विगुणित हो सकती है। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। अब जब हम यहाँ पे युग्मक जनन पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं तो युग्मक जनन में विभाजन किस तरह से होगा ये हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम युग्मक जनन के प्रकार पढ़ते हैं। युग्मक जनन के प्रकारों को जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो मुख्य रूप से युग्मक जनन के प्रकारों में देखिएगा युग्मक के निर्माण, किस तरह से युग्मक निर्मित होते हैं। पहला प्रकार आपका है समयुग्मकी, या इंग्लिश में आप इसको आइसोगैमस भी पढ़ते हैं। दूसरा आपका होता है असमयुग्मकी, अर्थात युग्मक आकार में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, असमयुग्मकी युग्मक जनन। और तीसरा प्रकार हम यहाँ पर पढ़ते हैं जिसको हम कह रहे हैं विषम युग्मकी,
अथवा विषम युग्मकी को ही विकसित पौधों में और जंतुओं में ऊगेमस प्रकार का युग्मक जनन कहा जाता है। अब समयुग्मकी, जैसा कि नाम प्रदर्शित कर रहा है, समयुग्मकी का अर्थ याद रखिए। समयुग्मकी मीन्स कार्य व संरचना में युग्मक एक समान। जब कार्य में और संरचना में दोनों युग्मक एक दूसरे के समान होते हैं तब उसको हम समयुग्मकी प्रक्रिया कहते हैं, युग्मक जनन की। इस अवस्था में युग्मकों को मेल और फीमेल गैमेट्स के रूप में हम विभाजित नहीं कर पाते हैं क्योंकि संरचना और कार्य में दोनों समान होंगे। ये युग्मक चलनशील अथवा अचलनशील होते हैं। चलनशील युग्मकों में कशाभिकाएं अथवा 2 फ्लैजिला उपस्थित होते हैं और दोनों युग्मक समान होते हैं। चलनशील युग्मक आप मुख्य रूप से याद रखिए, क्लेमाइडोमोनास के पौधों में शैवाल है क्लेमाइडोमोनास, तो क्लेमाइडोमोनास में आप मुख्य रूप से याद रखिए चलनशील युग्मक होते हैं। और चलनशील या फ्लैजिलाविहीन युग्मकों के लिए क्वेश्चन आपको बार बार आ रहा है। और चलनशील युग्मक आप याद रखिए स्पाइरोगाइरा शैवाल में पाए जाते हैं। दोनों युग्मक लगभग गोलाकार आकार में समान होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा समयुग्मकी में। असमयुग्मकी में असमानता किसमें हुई है? संरचना में असमान परंतु कार्य में समान। इस तरह के आप युग्मकों को असमयुग्मकी कहते हैं, अर्थात जो फीमेल गैमेट या मादा युग्मक है यह संरचना आकार में बड़े और नर युग्मक आकार में छोटे। आकार के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि विच वन इज मेल गैमेट एंड विच वन इज फीमेल गैमेट। परंतु यहाँ पर फिर याद रखिए कि कार्य में दोनों कैसे होंगे? दोनों ही युग्मक कार्य में समान, अर्थात दोनों में चलन होगा अथवा दोनों ही युग्मक अचलनशील होते हैं। क्लेमाइडोमोनास की विभिन्न प्रजातियों में, कुछ प्रजातियों में समयुग्मकी, अन्य प्रजातियों में असमयुग्मकी युग्मक आपको देखने को मिलते हैं। क्लेडोफोरा में भी आप याद रखिए असमयुग्मकी आपको मिलेंगे। फिर हम आते हैं विषम युग्मकी। विषम युग्मकी का अर्थ है कि जब युग्मक संरचना और कार्य दोनों में पूर्ण रूप से भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए युग्मक संरचना व कार्य दोनों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो जब युग्मक दोनों में भिन्नता प्रदर्शित करेंगे तब उस प्रक्रिया को, युग्मक जनन की प्रक्रिया को विषम युग्मकी कहते हैं। इसमें नर युग्मक आप याद रखिए आकार में छोटे, चलनशील या गतिशील कह सकते हैं, व इनका निर्माण संख्या में अत्यधिक संख्या में इनका निर्माण होता है। फीमेल युग्मक और फीमेल गैमेट हम पढ़ते हैं। फीमेल गैमेट आप याद रखिएगा आकार में बड़े तथा अचलनशील, गतिहीन होते हैं ये, और निश्चित मात्रा में या एक सीमित मात्रा में सीमित संख्या में निर्मित होते हैं। ये भाग आप याद रखिए। अब यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो नर युग्मकों को हम सामान्यतः यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अगर जंतुओं में नर युग्मक आप पढ़ते हैं, जंतुओं में नर युग्मकों को शुक्राणु तथा यूनिवर्सली जो मादा युग्मक है ये सामान्य रूप से आप याद रखिए इन्हें अंडाणु अथवा अंड कोशिका कहा जाता है। वही पौधों में अगर आप देखते हैं, पौधों में शैवाल, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इनमें आपको 2 कशाभिका या फ्लैजिला युक्त युग्मक मिलते हैं और ये युग्मक एंथेरोजोइड कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार आप याद रखिए युग्मक जनन के। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम पहचान पाते हैं कि जंतुओं में और पौधों में युग्मक जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो
पौधों में युग्मक जनन की प्रक्रिया प्रारंभ जब होती है उस समय मुख्य रूप से पौधों में पुष्प का निर्माण या फ्लावर्स का फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। फ्लावरिंग आप जैसे ही किसी पुष्पीय पौधे में देखते हैं उसका अर्थ है कि पौधे में युग्मक जनन अथवा रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं पौधों में पुष्प निर्माण। जब फ्लावर्स आप स्टडी करते हैं तो ये क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्प फ्लावर जो है वो पौधों में दो प्रकार के उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ पौधे बाइसेक्जुअल फ्लावर्स का निर्माण करते हैं तथा कुछ पौधों में यूनिसेक्जुअल फ्लावर्स, या आप कहते हैं कि पुष्प द्विलिंगी एवं एकलिंगी प्रकार के होते हैं। ये 11th में आपने पढ़ा हुआ है। तो पौधे या तो द्विलिंगी पुष्पों का निर्माण करेंगे या फिर वो एकलिंगी पुष्पों का निर्माण करते हैं। किन पौधों में किस तरह के पुष्प का निर्माण होगा यह उसका अपना आनुवंशिक लक्षण होता है और उसके अनुसार पौधे भिन्न भिन्न प्रकार के एकलिंगी अथवा द्विलिंगी प्रकार के पुष्पों का निर्माण करते हैं। पुष्पों के निर्माण का अगर हम समय देखते हैं वो पार्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पुष्प का निर्माण पौधों में मुख्यतः 3 प्रकारों में पाया जा सकता है, या इसके आधार पर हम पौधों को 3 भागों में मुख्य रूप से विभेदित करते हैं। पहले श्रेणी में वह पौधे हैं जिनमें पुष्प निर्माण या पुष्पन की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष निश्चित समय में आई जाती है। तो एक निश्चित समय अर्थात एक निश्चित समय सीजन में, फ्लावरिंग सीजन हम कहते हैं, एक निश्चित समय आने पर उस पर्टिकुलर सीजन में पौधों में प्रत्येक वर्ष दर प्रतिवर्ष पुष्पन की प्रक्रिया पाई जाती है। जैसा कि आप मैंगो, पपाया, नंबर ऑफ रोज के प्लांट है, जासौंद या गुड़हल के पौधे हैं, बहुत से पौधों में आप देखते हैं, हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, प्रत्येक वर्ष उनमें एक निश्चित समय आने पर पुष्पन की प्रक्रिया पाई जाती है। दूसरे श्रेणी के पौधे हैं जिनमें पुष्पन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। यहाँ से ये पार्ट 2nd एंड 3rd एग्जाम्पल, ठीक है। पुष्पन की प्रक्रिया कुछ पौधों में जीवन काल में केवल एक बार पाई जाती है। तब यहाँ पे देखिएगा जो पुष्पन है, पुष्पन जीवन काल में केवल एक बार। यहाँ पे उदाहरण आप मुख्य रूप से याद रखिए। जब पुष्पन जीवन काल में एक बार पढ़ते हैं, यहाँ पर आपका मुख्य रूप से उदाहरण है बांस के पौधे। बांस के पौधों में आप याद रखिए पुष्पन की प्रक्रिया 50 से 100 वर्ष में एक बार पाई जाती है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो बांस के पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया 50 से 100 वर्ष में एक बार पाई जाती है। इसके पश्चात तृतीय श्रेणी के पौधे हैं। ये क्वेश्चन भी आपका थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है प्लस नीट के लिए इम्पोर्टेंट है कि पुष्पन जीवन काल में एक निश्चित समय अंतराल पर पाया जाता है। पुष्पन जीवन काल के निश्चित समयांतर पर होता है। इसमें आप मुख्य रूप से याद रखिए नीला कुरंजी का पौधा आप पढ़ते हैं। नीला कुरंजी के पौधे में वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना अथवा नीला कुरंजी पौधे में पुष्पन की प्रक्रिया 12 वर्ष में एक बार पाई जाती है। प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात इसमें पुष्पन की प्रक्रिया पाई जाती है। पुष्पन मुख्य रूप से यहाँ पर सितंबर एवं अक्टूबर के महीनों में पाया जाता है। जो लास्ट डेट इसमें रिकॉर्ड है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं 2006 सितंबर अक्टूबर में इसमें अंतिम समय पुष्पन पाया गया था। उसके पश्चात रिसेंटली आप याद रखिए
न्यूज़पेपर्स में था। ये सितंबर अक्टूबर 2018 में भी पुष्पन पाया गया है, परंतु एनसीईआरटी में आपका 2006 दिया है, आपको वही याद रखना है नीट के एग्जाम्स के लिए। तो ये पार्ट याद रखिए, नीला कुरंजी पुष्पों का रंग नीला होता है तथा यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला की जो घाटियां हैं उन घाटियों में उपस्थित होता है यह पौधा। और जिस वर्ष इसमें पुष्पन की प्रक्रिया होती है उस वर्ष पूरे के पूरा हिली एरिया वहां पर नीले ट्रैक्स में परिवर्तित होता है। परिणाम स्वरूप वहां पे टूरिज्म के लिए वह वर्ष वहां के लोगों के लिए अत्यधिक अच्छा माना जाता है। तो यह आप याद रखिएगा कि पुष्पन के अनुसार पौधों को हम 3 भागों में विभेदित करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि युग्मक जनन जब कंप्लीट होता है तो युग्मक जनन मुख्य रूप से अर्धसूत्री उच्च वर्गीय पौधों और जंतुओं में युग्मक जनन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा संपन्न होता है, परंतु जो निम्न वर्गीय पौधे हैं जैसे शैवाल और ब्रायोफाइटा आप पढ़ रहे हैं, शैवाल एंड ब्रायोफाइटा में पौधों का मुख्य शरीर युग्मकोद्भिद होता है या आप कहते हैं कि मुख्य शरीर अगुणित होता है। तो जब जीव या पैतृक पीढ़ी अगुणित होती है उस समय युग्मक जनन की प्रक्रिया समसूत्री विभाजन के द्वारा संपन्न होती है, परंतु अगर पैतृक पीढ़ी द्विगुणित है जैसा कि हम पुष्पीय पौधे, मनुष्य व अन्य जंतुओं में देखते हैं, तो उनमें युग्मक जनन की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा संपन्न होती है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन युग्मक जनन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं पैतृक पीढ़ियों में युग्मक जनन अगुणित पैतृकों में युग्मक जनन समसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होता है। अगुणित पैतृक में शैवाल एवं ब्रायोफाइटा याद रखिए, मुख्य रूप से कवक भी आप पढ़ते हैं अगुणित पैतृक पीढ़ी के अंतर्गत, और कवक एंड शैवाल और ब्रायोफाइटा, कवक नहीं है, शैवाल और ब्रायोफाइटा में आप एक युग्मकोद्भिद शब्द का उपयोग करते हैं। युग्मकोद्भिद मतलब वह पैतृक पीढ़ी जो सीधे सीधे समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण करती है। अब यहाँ पे देखिए ये अगुणित शरीर है शैवाल का, आप साइकिल के द्वारा ही पढ़ते हैं। शैवाल में आप याद रखिए शरीर अगुणित है और इस शरीर के द्वारा नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से समसूत्री विभाजन द्वारा पाया जाता है। ये भाग याद रखिएगा। कारण पैतृक शरीर अगुणित, निर्मित होने वाले युग्मक अगुणित। अब यह दोनों युग्मक निषेचन की प्रक्रिया में जाइगोट का निर्माण करते हैं। यह जाइगोट द्विगुणित होते हैं, अतः अगुणित पैतृकों में जाइगोट मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन अथवा मियोसिस डिवीजन में जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आप याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप द्विगुणित जाइगोट अगुणित बीजाणुओं में निर्मित परिवर्तित होता है और ये अगुणित बीजाणु पुनः अंकुरण के द्वारा नए शैवाल के सुकाय का अथवा ब्रायोफाइटा के सुकाय का निर्माण करते हैं। तो युग्मक जनन देखिए समसूत्री, मुख्य यहाँ पे याद ये रखना है आपको कि किन जीवों में समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक जनन होता है। तो शैवाल, ब्रायोफाइटा, कवक आप मुख्य रूप से याद रखिए क्योंकि पैतृक शरीर इनमें मुख्य रूप से अगुणित होते हैं। दूसरा है कि युग्मक जनन की प्रक्रिया, युग्मक जनन की प्रक्रिया में द्विगुणित पैतृक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक निर्मित करते हैं या बनाते हैं। अब इसमें देखिए पैतृक पीढ़ी द्विगुणित, पुष्पीय पौधा आप ले सकते हैं,
टेरिडोफाइटा से आपके द्विगुणित पीढ़ी होना शुरू हो गई है। द्विगुणित पीढ़ी पौधों में बीजाणुद्भिद कहलाती है, क्योंकि ये बीजाणुओं के द्वारा युग्मकों का निर्माण करती है। द्विगुणित पौधों में याद रखिए, अगर आप सामान्य रूप से पढ़ते हैं तो इनमें आपके बीजाणुपर्ण अथवा आप पढ़ रहे हैं कि पुमंग एवं जायांग उपस्थित होंगे। तो पुष्पीय पौधों में पुमंग एवं जायांग ये संरचनाएं द्विगुणित होती है। पुमंग एवं जायांग में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होगी और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जायांग में अंडकोशिका तथा पुमंग में पराग कणों का निर्माण होता है। तत्पश्चात यहाँ पर नर एवं मादा युग्मक होंगे, पराग कण अगुणित होते हैं, अंडकोशिका अगुणित होगी। इनमें परागण एवं निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। परागण व निषेचन के पश्चात पुनः यहाँ पर द्विगुणित जाइगोट का निर्माण पाया जाता है। यह जाइगोट अपसमसूत्री विभाजन के द्वारा, तो उच्च वर्गीय पौधों एवं जंतुओं में जाइगोट में समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन युग्मक जनन के समय कंप्लीट हो चुका होता है। अब यह जाइगोट समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण में परिवर्तित होता है और यह भ्रूण बीजों में सुरक्षित होता है एवं बीज अंकुरण के द्वारा पुनः नई द्विगुणित पीढ़ी का या पौधे का निर्माण करते हैं। तो ये भाग मुख्य रूप से याद रखिए कि किस तरह से समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन अगुणित पौधों में या अगुणित इसमें, और अर्धसूत्री विभाजन मुख्य रूप से द्विगुणित शरीर में या द्विगुणित पैतृक के शरीर में युग्मक जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जब यह युग्मक जनन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तत्पश्चात युग्मकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पाई जाती है। युग्मकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में पीछे जाओ, युग्मकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से निम्न वर्गीय पौधों में युग्मकों का स्थानांतरण होता है। तो युग्मक स्थानांतरण में दो ही अवस्थाएं याद रखिए, शैवाल ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। शैवाल स्वयं पानी में उपस्थित है, इसलिए युग्मक स्थानांतरण पानी से होगा। परंतु जब हम युग्मक स्थानांतरण पढ़ते हैं तो युग्मक स्थानांतरण में याद रखिए, युग्मक स्थानांतरण या गैमेट ट्रांसफर आप कह रहे हैं, युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया में आप याद रखिएगा, फर्स्ट आप पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा। नर युग्मकों के स्थानांतरण के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। जल की आवश्यकता कारण है कि जो नर युग्मक है वे नर युग्मक दो कशाभिका युक्त होते हैं और इन नर युग्मकों के स्थानांतरण के लिए जल अत्यंत आवश्यक होते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बोर्ड का भी क्वेश्चन है ये और ऑब्जेक्टिव नीट में भी आ चुका है कि निम्नलिखित में से किन कारणों के द्वारा टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा एक सीमित क्षेत्रों में ही उपस्थित होते हैं या उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड जब आप पढ़ रहे हैं तब आप याद रखिए यह सीमित क्षेत्रों में पाया जाने का मुख्य कारण है कि ब्रायो एंड टेरिडोफाइटा में नर युग्मकों के स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो वह केवल उन्हीं स्थानों में मिलेंगे जहां पर आसपास जल उपस्थित होता है। इसके पश्चात आप देखिए जो दूसरा आप युग्मक स्थानांतरण पढ़ते हैं वो आप पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म मीन्स अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म या अनावृत बीजी, आवृत बीजी अथवा पुष्पीय पौधे आप कह रहे हैं। जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में परागण की प्रक्रिया मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, परागण की प्रक्रिया या पॉलिनेशन की प्रक्रिया पाई जाती है और परागण की प्रक्रिया द्वारा युग्मक स्थानांतरण पाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से दो पार्ट स्टेटमेंट आप याद रखिए कि किस तरह से युग्मक स्थानांतरण संपन्न होगा। अब यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं कि किस तरह से युग्मक स्थानांतरित होते हैं,
ये 2 स्टेटमेंट ही याद रखने युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया में। निषेचन की प्रक्रिया हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पर आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से युग्मक जनन संपन्न होता है। पुष्पीय पौधों को युग्मक जनन या पुष्पन के आधार पर हम 3 भागों में विभेदित कर रहे हैं। किस प्रकार विभेदित करते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में हम मेनली स्टडी करेंगे। यहाँ पर निषेचन में आंतरिक और बाह्य निषेचन में अंतर तथा निषेचन पश्च प्रावस्था, और उसी के साथ अपना ये जो फर्स्ट चैप्टर था वो आपका नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट होगा। न्यू स्टूडेंट्स जो आज जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली लाइक माय वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। किसी भी टॉपिक में अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है या आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं तो उस टॉपिक को भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में या डिफिकल्टीज को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन जब तक हम कंटिन्यू करेंगे तब तक चैनल के साथ कनेक्ट रहिए और मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए।